नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी की 11वीं कड़ी में आज का विषय है डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट और पेश करेंगी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। नई सोच नई कहानी, नया साल, कुछ संकल्प जो पुराने थे जो अब 2024 में ही नहीं बल्कि 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, 16 में, 15 में, 14 में, जी हाँ 10 वर्ष का ये कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें प्रमुख विकास का केंद्र बिंदु बना हमारा देश का पूर्वोत्तर। अंग्रेजी में आप शायद इसे नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। लोग कहते थे कि वो क्षेत्र है भारत का जहाँ से सूरज उगता है, लेकिन अब विकास का सूरज भारत का नॉर्थ ईस्ट से उगने लगा है। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में विकास के बारे में, पूर्वोत्तर राज्यों की क्षमता के बारे में और पूर्वोत्तर के राज्यों के संकल्प के बारे में कि विकसित भारत बनाने की इस यात्रा में हम सब मिलकर क्या प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं, इस पर चर्चा करने आए हैं सचिव भारत सरकार चंचल जी और संग उनके एक खास मेहमान जो वर्तमान में शायद आप जिस सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं उसी मंत्रालय से संबद्ध अतुल कुमार जी, डायरेक्टर टेक्निकल हैं। पहले चंचल जी आपसे शुरू करना चाहती हूँ। अब एक वक्त ऐसा था जब हमारे देश में कहा जाता था लुक ईस्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बस लुक तक सीमित मत रखो, मतलब देखने तक सीमित मत रखो अपने आप को, एक्ट ईस्ट। एक जमाना ऐसा भी जब ये पता नहीं चलता था कि मंत्री तो छोड़िए, तब जो हमारे राष्ट्र के प्रमुख नेतृत्व के लोग थे कितना जा पाते थे। आज एक एक मंत्री, और मैं श्रोताओं से कहना चाहती हूँ मैं उसमें सम्मिलित हूँ, एक एक मंत्री के पास टाइम टेबल है कब जाना है। और अगर आंकड़ा देखा जाए तो अब तक 500 से ज्यादा बार मंत्री सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जा चुके हैं। 10 साल में प्रधानमंत्री जी स्वयं शायद 50-60 बार, उससे शायद गिनती चंचल जी ज्यादा होगी। आप बताएं, इतना आवागमन मंत्री प्रधानमंत्री का आज से पहले कभी नहीं रहा। नहीं, पहले बिल्कुल कभी नहीं रहा। और इसका ही कारण है कि होल ऑफ गवर्नमेंट के अप्रोच के तहत जब माननीय मंत्रीगण जाते हैं वहाँ, तो हर विभाग की हर स्कीम परियोजनाओं को देखते हैं, उस पर उनकी विचार रखते हैं। और इसका ही नतीजा है कि पिछले 9 सालों में हम लोगों ने लगभग 55 मंत्रालय के ही खर्च अगर देखे तो 4,22,000 करोड़ के लक्ष्य के मुताबिक हमें खर्च करने थे। हम लोगों ने 4,20,000 करोड़ खर्च किए। और अब तो ऐसा है कि पिछले साल हम लोगों ने करीब 82,000 करोड़ खर्च किए और इस साल हम लोग 90,000 से ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं। इसका मतलब मात्र खर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वर्षों वर्ष से लंबित पड़ी थी, जिनको बना भी रहे हैं। हाँ, बहुत सारी योजनाएं जो बहुत सालों से लंबित पड़ी थी, उन्हें पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने न केवल पैसा दिया बल्कि जो नीतिगत निर्णय उसमें होते हैं, जब माननीय मंत्रीगण जाते हैं तो नीति भी हम लोग उसी अनुसार लेते हैं, निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं। इसका ही नतीजा है कि वहां पर आधारभूत संरचना में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। कई एयरपोर्ट, कई रेलवे लाइन, कई रोड बनी है। क्या इसी क्या एक कारण ये है कि जब मंत्री प्रधानमंत्री के आदेश पर धरातल पर उतरते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, तो लोगों की जरूरतों को समझने के लिए उनके लिए आसानी होती है और फीडबैक देने के लिए आसानी होती है? बिल्कुल, जब वो जाते हैं तो लोगों से बात करते हैं, सरकार के अधिकारियों से बात करते हैं, उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, लोगों की क्या अपेक्षाएं, उस पर बात करते हैं। और हम लोग उसको फिर हर कुछ महीने पर अलग अलग मंत्रालयों के साथ बैठ के उन सभी अनुशंसाओं को, जो उनके रिकमेंडेशंस हैं, उन सभी पर बात करके हम लोग उस पर नीतिगत निर्णय करवाते हैं। मैं श्रोताओं को बताना चाहती हूँ 500 बार जाने वाले मंत्रियों में से एक मैं भी हूँ। चंचल जी, एक मंत्री के नाते आपसे पूछना चाहती हूँ, हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलग अलग गाँव में घूमते हैं, शहरों में लोगों से मिलना और अधिकारियों से मिलना होता है। उसके बाद हम रिपोर्ट बनाते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराते हैं। हमारी रिपोर्ट के आधार पर जितना काम हो पाया है उसके लिए मैं पहले तो आपके विभाग की प्रशंसा करना चाहूंगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये है कि गुवाहाटी में शायद पहला एम्स पूरे क्षेत्र का खुला है भारत के स्वतंत्र इतिहास में। सिर्फ एम्स ही नहीं, बहुत सारे ट्रिपल IIT 2 जगह बने हैं। इसके अलावा कई मेडिकल कॉलेजेस वहाँ नए बने हैं, कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं जो वहाँ पर उन्हें खोला गया है। और इसका ही कारण है कि ये सर्वांगीण विकास हुआ है। अगर देखें तो पिछले 7 सालों में इसी का ये नतीजा है कि लगभग पूर्वोत्तर राज्यों की जो GDP की ग्रोथ है वो 8.17% है, जो काफी अच्छा है इन सब कठिनाइयों और चैलेंजिंग कंडीशंस को देख। चंचल जी, आप जैसे कह रहे थे कि मंत्रियों के इनपुट के बाद आपको काम करने में एक तो आसानी होती है क्योंकि फील्ड का आपको फीडबैक मिल रहा है, और दूसरा आप स्वयं सचिव के नाते फिर भिन्न भिन्न विभागों के साथ बैठकर चर्चा करते हैं कि काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आपकी इस गति की वजह से काम की अब विकास को भी गति मिली है। मैं याद कर रही हूँ कि एक ब्रिज वहां पर ऐसा था
जिसकी घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी और फीता काटा था नरेंद्र मोदी जी ने। बोगीबील ब्रिज को 16 साल इंतजार करना पड़ा। ये बात सही है कि किसी भी निर्माण कार्य में इतना समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर उसमें राशि नहीं दी जाए, उसके क्रियान्वयन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो उसमें विलंब हो जाता है। अब पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी राशि दी गई। यह देखा गया कि उसमें जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं थी सभी को पूरा किया गया और सभी मुद्दे पर निर्णय लिए गए और तकनीकी निर्णय के बाद इसको पूरा किया गया है। एक निर्णय ये भी लिया गया कि NHIDCL की स्थापना 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के ऑफिस में आने के बाद। ये अतुल जी, आपकी जो संस्थान है ये पूर्वोत्तर में क्या करती है? पूर्वोत्तर के राज्यों में जो सड़कों की लंबाइयां हैं, नेशनल हाईवेज की लंबाई खासतौर से जो 10,950 किलोमीटर पहले होती थी वो अब बढ़ करके 16,125। इस सारी जो लंबाइयों को बढ़ाया गया उसकी व्यवस्था के लिए 4 एजेंसियां कार्यरत, जिसमें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करीब 6% में काम करती है, PWD 47% में काम करती है, BRO 6% करती है और NHIDCL के पास एक बड़ा मैंडेट है 41% सड़कों पर काम करती है। समन्वय से काम करने वाली इस व्यवस्था की वजह से 5,190 से ज्यादा किलोमीटर की सड़कें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनी। क्या ये सही? जी, पिछले वर्षों में काफी सहयोग राज्य सरकारों से प्राप्त हुआ और उसकी वजह से आसाम में खास तौर से हम लोगों ने बहुत सारी सड़कों का निर्माण किया हुआ है। इसमें एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगा, 11% NH का लेंथ है भारतवर्ष के अन्य राज्यों के तुलना में, जबकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में 8% का सिर्फ एरिया है और 4% पॉपुलेशन है। तो सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान इसके नेशनल हाईवे और सड़कों के विकास के ऊपर में नॉर्थ ईस्ट में रहा है। अगर हम घनत्व की दृष्टि से देखें, करीब 41.6 पर 1,000 स्क्वायर किलोमीटर जो कि 2014 में होता था घनत्व सड़कों का, वो आज बढ़ करके 61.50 प्रति 1,000 स्क्वायर मीटर हो चुका है। जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से करीब 24 किलोमीटर पर लाख जनसंख्या पे जो सड़कें होती थी वो आज की तारीख करीब 36 किलोमीटर पर लाख जनसंख्या पे हो चुकी। इस हिसाब से सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में जो सड़कों से संबंधित है और वहाँ पे लोगों के आवागमन से संबंधित है, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। चंचल जी, जैसे अतुल जी गिनती करा रहे हैं, मुझे हम तो मोटा मोटा प्रोजेक्ट्स देखते हैं, 8 नए एयरपोर्ट्स का बनना, 71 नए एयर रूट्स का बनना। अब दिल्ली वाले जो हैं वो तो कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि वो रोपवेज बनते देखें। दिल्ली क्या, देश की जनता नहीं सोच पा रही थी। 8 रोपवेज का निर्माण होना, विशेष रूप से नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। ये सारी जब अलग अलग कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की गतिविधि चलती है, आप तो समीक्षा करते हैं, तो क्या आपके साथ बैठकर देश के प्रधानमंत्री भी समीक्षा में सम्मिलित होते हैं? जी हाँ, इनफैक्ट अब जितने भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं उसकी नियमित समीक्षा की जाती है, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रगति के समय देखते हैं कि कौन से बड़ी परियोजना है जिसमें अनावश्यक विलंब हो रहा है और उस पर जो मार्गदर्शन मिलता है उसका ही नतीजा है कि सारी योजनाएं जो इतने वर्षों से लंबित थी सभी अब समय पर पूर्ण हो रही है। तो न केवल राशि बल्कि मार्गदर्शन भी हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है और जो गहन समीक्षा हम लोग हर मंत्रालय से कर रहे हैं, यही कारण है कि हर मंत्रालय की अगर प्रगति आप देखें तो पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी आई है उनके गतिविधियों में। चंचल जी, आपसे बात करके ऐसा लगता है कि काम बहुत किया है आपने 10 वर्षों में, लेकिन मन में प्रश्न ये जागता है कि अगर ये आपके लिए संभव था, PM के लिए संभव था, तो पहले ये क्षेत्र वंचित क्यों था? और इस क्षेत्र के बारे में, जब पूर्वोत्तर के बारे में आज भी चर्चा होती है, तो कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि आप शहरों में तो 4G 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शायद नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी की चुनौती हो। तो जो इस वक्त हमसे इस कार्यक्रम के माध्यम से कनेक्टेड हैं, वो कनेक्टेड रहें, क्योंकि गुनगुना रहे हैं भंवरे टेक्नोलॉजी के और सुन रही हैं हर डिवाइस गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। कली 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 कली, गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब
टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नई सोच नई कहानी में इस वक्त पूर्वोत्तर में नई कहानियां विकास की गढ़ पा रहे हैं हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जैसे कि मैंने चंचल जी से पूछा कि लोगों के जहन में ये बात शायद एस्टेब्लिश हो गई थी, स्थापित हो गई थी कि नॉर्थ ईस्ट में ना सड़कें होंगी, ना रेल या आप एयर का सफर कर पाएंगे, ना आप गाड़ी ढंग से चला पाएंगे, ना आप किसी से कनेक्टेड हो पाएंगे, क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भावनाएं चंचल जी अब बदल गई हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, लेकिन मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि हेडलाइन ये हो जाएगी कि टेक्नोलॉजी आई है नॉर्थ ईस्ट में दर दर पर। हाँ, न केवल सड़क की और आधारभूत संरचनाओं की संपर्कता बढ़ी है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में भी, खासकर टेलीकॉम और जो IT की जो रिवोल्यूशन देश के अन्य भागों में थी, उसका भी हम प्रभाव देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे लोग कर रहे हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोगों ने स्वीकृत की है। खास तौर पर एमट्रॉन के माध्यम से हम लोगों ने जो इंटरनेट और 5G के यूज केसेस हैं उसको हमने काफी बढ़ावा दिया है, उसके काफी सकारात्मक प्रभाव सामने नजर आए। बात एमट्रॉन की निकली है तो आनंद जी, आप एमट्रॉन में एडवाइजर हैं, असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब आनंद जी, आप जब काम करते हैं टेक्नोलॉजी से लोगों को जोड़ने का, तो लोगों की अपेक्षा होती है कि पहले शहरों में टेक्नोलॉजी जाएगी, 5G पहले शहरों में जाएगा, कनेक्टिविटी शहरों में बढ़ेगी, लेकिन मैंने सुना है कि आप गाँव को भी उसी स्पीड से जोड़ रहे हैं जैसे कि शहर को। मैडम, 2022 दिसंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट आए थे और उन्होंने एक विजन दी थी नॉर्थ ईस्ट को, अष्टलक्ष्मी की। उसमें एक उन्होंने विजन दी थी कि आप 5G और कनेक्टिविटी इस्तेमाल करके लोगों को आप बेहतर सुविधाएं दें। उसके ऊपर डोनर मंत्रालय के सहयोग से हमारे को एक 5G यूज केस एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट सैंक्शन करी है, जिसमें हमने दिखाया है कि हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी कैसे ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करेगी। तो मैं एक एग्जांपल दूं आपको, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कार्डियक डेथ होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर स्क्रीनिंग ऑफ पीपल। लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। और दूसरी है कि आप बेसिक टेस्ट के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पासीघाट की बात करूं, वहाँ पे एक अस्पताल आने जाने में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, 6,500 से 7,000 रुपये टैक्सी वाले लेते हैं अस्पताल पहुँचाने के लिए, वापस ले जाने के लिए, और 500 रुपये ECG की। तो हमारी 5G यूज़ केस एप्लीकेशन में हमने एक मोबाइल डिवाइस से ECG मशीन कनेक्ट करी है, जो क्लाउड से आप कहीं पर भी हो, ग्रामीण रूरल एरियाज में हमने कृषि विज्ञान केंद्र में लगाया है उसको, हमने आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर के थ्रू किए, गाँव में ही वहीं पर किसी को दिक्कत होती है, आप मोबाइल फ़ोन से ECG कर लो, क्लाउड पर रिपोर्ट वहाँ से बन के सर्टिफाइड रिपोर्ट विद इन 15 मिनट्स गांव के किसी भी इलाके में पहुंच जाता है। बात बताइए, जो आज हमारे श्रोता हैं कभी भी ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि टेक्नोलॉजी से ECG हो रहा है। जब आप ये सब होते रियल टाइम में देखते हैं तो कैसा अनुभव होता है? बहुत खुशी होती है और एक सुकून मिलता है कि आप जो काम कर रहे हो उससे लोगों के जिंदगी में बदलाव आ रही है। कभी ऐसा हुआ कि आपके इस काम को देखकर बाकी राज्यों के लोग जो पूर्वोत्तर से संबंधित नहीं है वो कहें कि भाई आपने तो बढ़िया एक टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में इस्तेमाल की है, हमको भी ला कर दीजिए? चंचल सर ने IIT से थे और काफ़ी उन्होंने मदद करी है आके इस डिपार्टमेंट को, और मुझे बहुत गर्व से ये कहता हूँ कि हमारी जो हमने ये 5G के टेक्नोलॉजी की यूज़ केसेस डिप्लॉय की थी नॉर्थ ईस्ट में, वो आज की डेट में हमारे को देख करके जम्मू कश्मीर में वो लोगों ने हमें बुलाया, केरल में हम गए, सारी इंडियन ऑयल इनकी जितनी भी स्टैब्लिशमेंट्स हैं पूरे इंडिया में वो हमारी टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट कर रही हैं। और लेटेस्ट हमारी ये रही है कि हमारे को यूनिडो से चिट्ठी आई है, यूनाइटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, कि ये लो कॉस्ट के टेक्नोलॉजी क्या हम विश्व के दूसरे देशों में सकते हैं। तो इंडिया की डिजिटल गवर्नेंस और ग्लोबल प्लेटफॉर्म के बहुत बड़ी ये अचीवमेंट हुई है, और वो थैंक्स टू हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन की वजह से। चंचल जी, अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक्ट ईस्ट, तो ऐसा लग रहा है ये टेक्नोलॉजी सुनने के बाद कि सिर्फ यहीं का, हिंदुस्तान का ईस्ट नहीं, आप साउथ ईस्ट एशिया में भी अब एक अनोखी छाप छोड़ रहे हैं। हाँ, ये जो तकनीकी परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है, जो हम लोगों ने इसको क्रियान्वित किया है, फल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोग ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों में भी लोग उठा सकते हैं। मेरा तो ये हर्ष का विशेष लिए भी है कि जो चीजें वहाँ गाँव के लोग कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं यहाँ शहर में हो सकता है, दिल्ली में भी हमें वो
सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अगर वो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ भी वो सुविधा मिलेगी। इसको देखकर अब अन्य देशों के भी लोग और यूएन ऑर्गेनाइजेशंस भी इस बात में रुचि दिखा रहे हैं कि क्या आप इसको और एक्सपैंड कर सकते हैं, दूसरे क्षेत्रों में ले जा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि भारत इन सब चीजों में अग्रणी रहा है, खासकर आईटी के क्षेत्र में, तो इन सब चीजों को भी हम लोग बाकी जगहों पर भी इस्तेमाल करने पर विचार करेंगे। चंचल जी, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है क्षेत्र का, टेक्नोलॉजी बढ़ती है और सुविधाजनक तरीके से ग्रामीण अंचल में भी इसका विस्तार होते देखते हैं, धीरे धीरे इंडस्ट्री बढ़ने लगती है और उसी का एक परिणाम होता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक विचार वाली कोई इंडस्ट्री बॉडी होती है वो भी धीरे धीरे उसमें आवाज फिर हर राज्य की या एक विशिष्ट क्षेत्र की बढ़ने लगती है। इसका ही शायद परिणाम है कि आज नॉर्थ ईस्ट की पहली फिकी फ्लो प्रेसिडेंट हमारे मध्य में विद्यमान है। जानवी फुकन, जब आप देखती हैं कि एक जमाना आपने देखा होगा कि ना कोई मंत्री आ रहा है, ना कोई पूछ है, ना सेक्रेटरी जो सचिव होते हैं भारत सरकार की, उनकी व्यवस्था से कोई धरातल पर उतर रहा है, या फिर जैसे कि आनंद जी ने कहा कि एमट्रॉन के माध्यम से टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा काम हुआ है कि देश नहीं विदेश में भी अब इन्हीं की टेक्नोलॉजी की चर्चा हो रही है। एक वित्तीय संगठन की दृष्टि से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की दृष्टि से, जब आप अपने राज्य के बारे में या क्षेत्र के बारे में बात करती हैं, लोग क्या लोग सरप्राइज्ड होते हैं? बड़ा सवाल पूछे आपने। नॉर्थ ईस्ट में सिंस वी स्टार्टेड 35 years ago as an entrepreneur and all the hurdles that you face, अभी जब देखते हैं the whole progress and the way we have, the Northeast has been taken forward to the rest of India, to central India, thanks to Modi ji, and the fact that we all feel so united now, and the ecosystem which has strengthened so much now for us, whether you talk about connectivity, air, road, rail connectivity, the technology we have in hand. पूर्वोत्तर की क्षमता का ये एक संकेत है कि जो राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाएं हैं अब वो भी अपनी मीटिंग्स करने लगे हैं नॉर्थ ईस्ट में। चंचल जी? हाँ, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो ग्रोथ इंजन है इस देश का वो नॉर्थ ईस्ट से ही संभव है। और अब हम लोग देख रहे हैं कई संस्थाएं, कई औद्योगिक निवेश के लिए उत्सुक लोग, ये लोग सभी अब जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में और वहाँ बैठकर कर रहे हैं। और सिर्फ गुवाहाटी ही नहीं, एक ये भी लोगों का कहना था कि नॉर्थ ईस्ट कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गुवाहाटी आते हैं और कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट चले आए। अब लोग आसाम के अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, हर जगह जा रहे हैं। और हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि निवेश की जो संभावनाएं हैं बढ़ रही हैं। कई छोटे छोटे निवेश आने संभव हो गए हैं। हम लोगों ने 2-3 रोड शोज भी किए थे। जी, मैं जब टेक्सटाइल मंत्री थी तो हमने मेघालय में एक मीटिंग रखी कि टेक्सटाइल की कंपनियां आए। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, अरे मैडम कौन आएगा? पता चला 250 कंपनी आकर बैठ गई मेघालय में कि बताइए नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या संभावना है, हम निवेश करना चाहते हैं। तो सेगमेंट चाहे कोई भी हो हमारी इकोनॉमी का, आज नॉर्थ ईस्ट के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। टूरिज्म में नॉर्थ ईस्ट में क्या काम कर पाए हैं, नीले नीले अंबर के नीचे क्या पा पाए हैं, ये आपको बतलाएंगे। सुनकर वापस जरूर लौटिएगा। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नई सोच नई कहानी में आप सबका पुनः स्वागत है।
आज हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है देश के पूर्वोत्तर राज्यों की क्षमता, और क्षमता में सबसे बड़ी क्षमता सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि टूरिज्म की भी। मनीषा जी, आपकी तो बहुत ही अच्छी नौकरी है, लेकिन श्रोताओं को मैं बता दूं कि जिन मनीषा जी से मैं अभी बतिया रही हूं, ये हैं हमारे डीजी टूरिज्म का खिताब रखने वाली मनीषा सक्सेना जी। लेकिन मैं विशेष रूप से इनका स्वागत इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि डीजी बनने से पहले मेरी तरह एक अदनी से ये भी एफएम की प्रेजेंटर हुआ करती। तो मनीषा जी, एफएम पे काम करते करते टूरिज्म में अब काम करना और नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में कैसे आप हमारे श्रोताओं को कहें कि हॉलिडे इन इंडिया? मैम, दोनों ही काम प्रचार प्रसार के हैं, तो इसलिए बहुत फ़र्क नहीं है। और जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है मैम, वो भारत का 9% एरिया है, भारत की करीब 4% आबादी को रिप्रेजेंट करता है और 3% इसका जीडीपी में शेयर है। उत्तर पूर्व में आप कहीं भी जाएंगे तो एक नया अनुभव आपको मिलेगा जो अपने आप में अनोखा होगा, चाहे कल्चर हो, हेरिटेज हो, एडवेंचर हो, या फिर वीविंग हो, या फ्रूट्स हो, खाना पीना हो, सब कुछ हर जगह चेंज होता रहेगा, हर जगह बदलता रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो नई उड़ानें, जो नई सड़कें बनी हैं, जो नई उड़ानें शुरू हुई हैं, नए एयरपोर्ट्स बने हैं, उससे आप बहुत आसानी से कहीं भी पहुंच सकते हैं, जो कि पहले संभव नहीं था। आज संग हमारे हैं लिसा पिला आयर, जो नागालैंड टूरिज्म में अपनी सेवा दे रही हैं। लिसा पिला, when you hear people want to come more and more to the northeast, how do you attract their tourist movement to Nagaland? Ma'am, when they express their interest to come to Nagaland, because Nagaland has so much to offer, from nature, culture, cuisine, textiles, adventure, just to be close with nature, experiences, experiential tourism. So basically, when they are attracted, I ask them basically what are they looking for. What is the biggest query you get? The frequent topic, I should say, is the festivals, and aptly so, Nagaland is called the land of festivals. Almost every month of the year, there is one tribe's one festival or the other. How many tribes do you have? Ma'am, we have 16 major tribes and many more minor tribes. साल के 12 महीने के लिए तो कम से कम आपके यहाँ पे सिर्फ फेस्टिवल्स देखने आ जाए तो we'll be busy enough. After the festivals, again, they go on the village treks and walks, and the cuisine and textiles, a lot of things. मनीषा जी, जैसा कि अभी लिसा पिला ने कहा कि नागालैंड में 16 अलग अलग जनजाति जो समुदाय हैं विशेष रूप का एक कार्यक्रम करते हैं, फेस्टिवल करते हैं। इसी प्रकार के पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य राज्यों में कितने ट्राइब्स हैं और कितने ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं? मैम, हर स्टेट का अपना एक नंबर है ट्राइब्स का। जैसे अरुणाचल में 27 मेजर ट्राइब्स हैं और 100 से ऊपर सब ट्राइब्स हैं। मिजोरम में भी 8 ट्राइब्स हैं और उनके सब ट्राइब्स हैं, पर वहाँ फिर भी कल्चर थोड़ा यूनिफॉर्म है, लेकिन हर एरिया का अपना एक अलग फ्लेवर है। और इसी तरह मैम, बाकी जो प्रांत हैं, मणिपुर हुआ या मेघालय हुआ, हर जगह मैम ट्राइब्स की कई ट्राइब्स हैं और उनके कई अलग अलग फेस्टिवल्स हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मैम स्पेशली टूरिज्म रिलेटेड इवेंट्स करती आ रही है सपोर्ट। इनमें हॉर्नबिल फेस्टिवल, मणिपुर का संगाई फेस्टिवल, ज़ीरो म्यूज़िक फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल्स मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पिछले कई सालों से सपोर्ट करती आ रही है और नए नए इवेंट्स भी आते जा रहे हैं। आपने जीरो की बात की मनीषा जी, शायद आपको और सुनने वालों को यकीन नहीं होगा, एक बार मैं जीरो गई थी और वहां पर क्योंकि बहुत धुंध थी, बहुत ही सुंदर वातावरण है, तो मेरा जो विमान है वो टेक ऑफ नहीं किया, तो मैंने पूरी रात जो है एक होम स्टे में बिताई, अच्छे खासा खाना वाना भी बनाया। तो ये बताएं कि बड़े होटल में ना रहना चाहते हो, जैसे सैम में, गुवाहाटी में, बहुत सारे राज्यों में ताज जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स के होटल्स हैं, होम स्टे की वहाँ पर क्या व्यवस्था है? तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए होम स्टे होता क्या है? तो होम स्टे एक परिवार अपने ही घर में मेहमानों के रहने के लिए इंतज़ाम करता है, 1 कमरे से लेकर 5-6 कमरे तक, और मेहमानों को उस प्रांत का जो लोकल पूरा फ्लेवर है वो देता है, चाहे वो फर्निशिंग्स हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे साज सज्जा हो। और इन होम स्टेज में रहकर यू स्पेंड अ लॉट लेस और आपको उस प्रांत का पूरे कल्चर का एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट आएंगे तो आपको स्वागत मिलेगा, सिर्फ होटल्स में नहीं, लोग अपने दिल, अपने घर के दरवाजे आपको खोल के आपका स्वागत करेंगे। लिसा पिला, हाउ मेनी होम स्टेज इन नागालैंड? We have 79 home stays altogether in Nagaland. Kohima has 66, Dimapur has 6, and the other districts have 1 or 2, but this concept of homestay is now slowly picking up.
And who runs the homestays? The women, the communities, the family together? The family together, but the most active, busy ones are the ladies. The ladies of Northeast are calling with the culture, the rich heritage of Northeast and the lovely tribal festivals. आप सबने निश्चित रूप से मनीषा जी ने जो बौछार की है यहाँ पर इतने सारे फेस्टिवल्स का नाम गिनाकर, 16 चंचल जी अगर ट्राइबल फेस्टिवल सिर्फ नागालैंड में है, मनीषा जी ने मुझे और भी प्रदेशों में कहीं 27 कभी 30, मुझे लगता है कि आगामी 10 साल का अगर आप ट्रैवल प्लान करें तो भी कम पड़ेगा। और इसीलिए आज मैं कहना चाहती हूँ कि जनवरी में जो लोग अपने पूरे साल का ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, हम गुजरात में कहते थे कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में। आज एक गुजराती परिवार से होने के नाते मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि अगर आपने दिन बिता लिए हैं कुछ गुजरात में टूरिज्म में, अब नॉर्थ ईस्ट आपको पुकार रहा है क्योंकि सुहाना सफर है और मौसम है हंसी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे ज़मीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। क्या आपके मन में जीवन समाप्त करने के विचार आ रहे हैं? क्या आप बेहद निराशा महसूस कर रहे हैं? सहायता के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीलॉ हमें सही राह दिखाती। अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं। तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भाई जब एक ही महीने में 200 के 2000 होते दिखेंगे ना, तो सबकी आंखों के आगे ना बस नोटों की चमक छा जाएगी। और किसे बुरा लगेगा, बिना मेहनत किए इतने पैसे मिल रहे हैं, वो भी घर बैठे। अरे हमें तो बस लोगों की नासमझी का और लालच का ही फायदा उठाना और उन्हें झांसे में लेना है, और ऐसे हम हो जाएंगे माला माल। कोई ऐसी ही सोच के साथ आपको मीठे सपने दिखा के लूटने आ सकता है। अपना पैसा लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें, क्योंकि बड़े फायदे का लालच नुकसान में बदल सकता है। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बात हुई गुनगुनाते भंवरों की जो टेक्नोलॉजी के रूप में अब विद्यमान हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। फिर हमने बात की टूरिज्म की, और टूरिज्म के संदर्भ में अगर आपकी रुचि है कि कहाँ पर कौन सा उत्सव चल रहा है हमारे देश में, तो मनीषा जी बतला कर गई हैं कि उत्सव पोर्टल नाम का भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री का एक विशेष आप सबकी सूचनार्थ, आप सबकी सूचना के लिए विशेष प्रबंध है। निश्चित रूप से आप जाएं। लेकिन हाँ, जैसे कि लिसा पिल्ला ने कहा कि इस साल सिल्वर जुबली होने वाला है हॉर्नबिल फेस्टिवल का। 1 से 10 दिसंबर के बीच साल 2024 को अगर साल 2025 में परिवर्तित करना है तो हॉर्नबिल फेस्टिवल के सिल्वर जुबली इवेंट में जरूर जाएं। और अगर इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो nagalandtourism.com पर सारी जानकारियां ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ टूरिज्म का ही आवागमन नहीं हो रहा है,
भूत जलोकिया का भी आवागमन हो रहा है। वर्तमान में स्टूडियो में हमारे साथ है मंजूषा बरुआ, जो शायद हमारी नॉर्थ ईस्ट की पहली ऐसी स्टार्टअप है जो नेशनल है। अच्छा मंजूषा, नॉर्मली लोग कहते हैं मीठी मीठी बातें करके लोगों को बुलाया जाता है, आप तो झाल रूपी बातें कर करके बिजनेस चला रही हैं। क्या ये सत्य है कि कार्बी आंगलोंग मतलब नागालैंड असम के बॉर्डर में आप ये मिर्ची का सामान खरीदती हैं, फिर से लाती हैं उत्तराखंड में, वहां पर बॉटलिंग करती हैं? हाँ जी मैम। सो हम लोग वहाँ से, हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव है कार्बी आंगलोंग में, सो वो जो लोकल फार्मर्स है उनसे खरीदते हैं, खरीद के फ्रेश वहाँ पे वो प्यूरी बनाते हैं। बिकॉज हमारे जो है ये हॉट सॉस ब्रांड, हमारे 6 वैरायटीज़ है भुज जलोकिया से बने हुए। तब जब हम लोगों ने शुरू किया था 6 साल पहले, हम बहुत ज़्यादा जो फैक्ट्रीज का अच्छा कोई व्यवस्था मिले नहीं थे, तो हम लोग बाहर लाते हैं असम से, फिर वहाँ पे बॉटलिंग करके हम लोग फिर दोबारा नॉर्थ ईस्ट में बेचते हैं, बॉम्बे, दिल्ली। हमारे स्टूडियो में विद्यमान है कैरन येप्थोमी, नागालैंड से 16 अलग अलग जनजातीय समाज के जो इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि जो खाना पकाने के व्यंजन बनाने की जितनी भी सामग्री है उसको लेकर कैरन आई है दिल्ली, और दिल्ली में सबसे विख्यात जो ट्राइबल किचन है वो चला रही है पिछले 9 साल से, और उन्हें तो राष्ट्रीय खिताब भी मिल चुका है। बहुत ही प्रतिष्ठित व्यवसायी बन गई हैं कैरन। कैरन, यू ब्रिंग नॉर्थ ईस्ट टू द नेशनल कैपिटल थ्रू फूड। Yes, and you know, I just want to talk about a bit that the northeastern cuisine is something that, you know, built around, you know, locally outsourced, and it is also often accompanied by you know, organic vegetables and. So how do you source it and bring it? Oh, nowadays, you know, there is the mode of train transportation by flight. There's a direct flight, so you can get them on a daily basis. So that is something. How was it earlier? Oh, earlier, you know, it used to be quite a, you know, we have to wait for probably for a week, 2 weeks or so. But 2 weeks? Yes, because the train, you know, the train is something that which is, and, you know, all these are, the fresh vegetables are all perishable again. So we either dry them, you know, those are like fermented, because Northeast is very a beautiful technique which is known as fermentation. So everything our food is, you know, fermented, you know, the dry leaves or smoked meat or whatever. So that would also, you know, that helped us to, you know, to even though the delay in transportation, but that helped us because the fermentation. Yeah, the fermentation. मीडिया के क्षेत्र में भी अब पूर्वोत्तर ने एक नई छलांग लगाई है। इसके बारे में चर्चा करने हमारे स्टूडियो में पधारी हैं तनुश्री हजारिका जी। तनुश्री, आप तो एक ईस्ट मोजो और स्टार्टअप की दुनिया में और मीडिया से संबंध रखती हैं। पहले मीडिया में अगर किसी को कोई फेस्टिवल करना होता तो फिर भारत के भिन्न भिन्न राज्यों से कोई भी स्पॉन्सर करने नहीं आना चाहता था। अब कितना बदला है ये? बहुत ही बदल चुका है, क्योंकि इवन ईस्ट मोजो वी आर ऑल्सो अ रेसिपिएंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड। सो इट इज सो आई हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर फॉर ऑलमोस्ट 15 years now. So in the last 10 years what I've seen is there's been a drastic change, especially like how Chanchal ji just said, the impact of connectivity, the number of flights, the number of airports, the stations, the roads. It is not only connecting Northeast within the Northeast, but it's also giving us an opportunity to be connected to the rest of India beautifully. चंचल जी, जब कोविड की कठिनाई विश्व भर के सम्मुख प्रस्तुत हुई, तब सबसे बड़ा भय लोगों के मध्य में ये था कि कहीं पूर्वोत्तर छूट तो नहीं जाएगा तेज गति से कोई समाधान देने के लिए। मैं आपका और विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्रालय का, फूड और सिविल सप्लाई मंत्रालय का विशेष आभार देना चाहूंगी कि कोई भी कमी पूर्वोत्तर के क्षेत्र में नहीं आ पाए। जी बिल्कुल, और अलग अलग मंत्रालयों के जो प्रयास थे उसको एकत्रित करके हम लोगों ने ये इंश्योर किया था कि जो माननीय प्रधानमंत्री की सोच है कि नॉर्थ ईस्ट में जितनी दवाइयाँ हो, वैक्सीन हो, एम्बुलेंस हो, स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो आवश्यक सामग्री हो, लोग हो, वो सभी डॉक्टर सभी लोग गए थे। और अब 2 साल बाद हम देखते हैं तो हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि 2019 की जो उपलब्धि थी उसको हम लोग उससे आगे बढ़ गए। तो हम आप यही उपलब्धियों के तार जोड़ते रहें, आप सफलता के नॉर्थ ईस्ट के लिए नए नए शिखर चढ़ते रहें। अब ऐसा लगता है सुनने वालों को कि मोह का धागा जो है नॉर्थ ईस्ट के साथ बंध गया है, और जब मोह का धागा बंध ही जाता है तो सुने उस धागे
परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये अदालत मुल्जिम विकी सिंह को निवेशकों को गलत जानकारी देने और उन्हें गुमराह करने का दोषी पाती है। जज साहब, मुझे गलती सुधारने का एक मौका दीजिए जज साहब। जज साहब, इन्हें तो अब मौका नहीं मिल सकता, लेकिन आपके पास अब भी मौका है। निवेशकों को जब भी कोई योजना समझाएं, उन्हें गलत जानकारी या कोई गलत बात ना बताएं, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए भारी पड़ेगा। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नई सोच, नई कहानी और कुछ नाम ऐसे जो आपको नए पुराने के बीच का फर्क बता सकते हैं। जी हाँ, जब आप पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो मन में शायद एक नाम निश्चित रूप से उभरता होगा, भूपेन हजारिका जी का। उत्पल जी, आप तो बहुत ही रेप्यूटेड फिल्म मेकर हैं असम से। जब आप जाते थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब कैसा लगता था जब लोगों को लगता था कि आप उस क्षेत्र से हैं जहाँ पर हजारिका साहब का जन्म हुआ, जहाँ से उनका योगदान हुआ राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग? जी, जब मैं बाहर आया असम से बाहर पढ़ने के लिए, पहले IIT रुड़की में, तो उसके बाद यहीं पे दिल्ली में जब नौकरी करने लगा, तब असम से हूँ बोलने से लोग 3-4 चीजें ही बोलते थे, राइनो, ब्रह्मपुत्रा एंड भूपेन हजारिका एंड टी। सो कल्चर के जगत में भूपेन हजारिका वाज द ओनली नेम जो बाहर के लोग जानते थे और सबको पता था बहुत ही बड़े सिंगर है, बहुत ही बड़े क्रिएटिव इंसान है, जो जिन्होंने फिल्म भी बनाए थे, राइटर भी थे, फिल्म मेकर, सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट, क्या नहीं थे। मतलब ही इज सपोज to be one of the greatest, Assamese to be ever born। एक तो हम लोगों को गर्व भी होती थी, लेकिन साथ साथ में ये भी होती थी कि नॉर्थ ईस्ट से और नाम क्यों नहीं है। तो ये धीरे धीरे अभी चेंज हुआ है। अब क्या सुनते हैं? अभी बहुत नाम सुनते हैं। अभी पापोन सुनते हैं, अभी आदिल हुसैन, सीमा विश्वास, अभी शिलोंग चंबर कौर, बहुत है मतलब अभी। और वो मुझे लगता है अभी बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ सोशल मीडिया एंड ओवरऑल जनरल मीडिया। तो आपको लगता है नॉर्थ ईस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हुई है क्योंकि सोशल मीडिया भी आया है, प्रधानमंत्री जी का इतनी बार जाना होता है, कल्चरली अब ज्यादा मौके मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरली अब व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि कम से कम लोग फिजिकली, फिजिटली, डिजिटली कनेक्ट हो पा रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखते हैं पिछले करीब 10-12 साल में अगर देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत डेवलप हुई है, रोड कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव हुई है। जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, हॉर्नबिल फेस्टिवल है और एक जीरो म्यूजिक फेस्टिवल है। पहले छोटी एक स्केल में शुरू हुई थी, लेकिन अभी वहाँ पे हॉर्नबिल में तो लाखों लोग जाते हैं 10 दिन में, और जीरो इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन म्यूजिक फेस्टिवल्स नाउ। तो लोग वहाँ जाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है वहाँ पे, कि रहने की जगह, एक चीज बहुत है कि वहाँ के लोकल जो लोग हैं उन्होंने रियलाइज किया है कि ये सब एक अपॉर्चुनिटी है अपने स्टेट के कल्चर को, अपने स्टेट के हेरिटेज को बाहर ले जाने के लिए। ये भी सत्य है कहना प्रसन्ना जी कि न सिर्फ अपॉर्चुनिटीज का विस्तार हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन आप कल्चर के कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनको संजो के अब नई जनरेशन को सुपुर्द कर रहे हैं। जैसे कि आप तो स्वयं 4th जनरेशन बिहू डांस से संबंधित हैं। कैसा लगता है जब इतना बड़ा स्वरूप बिहू डांस ले लेता है और सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया मतलब आश्चर्यचकित रह जाती है कि सामूहिक रूप से इतना बड़ा सेलिब्रेशन बिहू डांस के माध्यम से असमीज कल्चर का? हाँ मैम, ऐसी बात है कि हमारे उत्तर पूर्व में जितने भी जातियाँ जनजातियाँ, भारत के टोटल जाति में से आधे ही लोग उत्तर पूर्व में है। सबकी कस्टम, सबकी ट्रेडिशन, सबकी कल्चर अलग है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो रीति नीति है पूर्वजों से, स्त्री, हमारा महिला उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें स्थान पाती है। तो हमारे उधर क्या है कि जो भी हम कार्यक्रम करते हैं स्टेट द्वारा ज़्यादा होते हैं। तो अभी का जो हमारे माहौल है, अभी भी हम अपना एथनिसिटी अभी भी ज़िंदा रखे हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया आने के बाद हमको ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हमारे रीति नीति, हमारे एथनिक फूड, हमारे एथनिक कल्चर्स, हमारे एथनिक ट्रेडिशंस को हम देश में क्या, हम विदेशों में भी प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं। तो इसमें से हमारे नए पीढ़ी को भी एक मौका मिल रहा है कि पहले तो इतना सोशल मीडिया में नहीं था, लेकिन अभी जो हमारे एथनिसिटी को आज जितने भी फॉरेनर्स लोग आते हैं देखने के लिए, जो टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, दे आर कमिंग टू नॉर्थ ईस्ट नॉट ओनली टू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर बट टू सी द कल्चर। ये कल्चर खाली हमारा डांस म्यूजिक में नहीं, हमारा हॉर्टिकल्चर है, हमारा पेशी कल्चर है। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप एट जीरो में हम खेत भी लगाते हैं, उसमें मच्छी भी छोड़ते हैं, तो मच्छी भी बड़ा हो जाता है। तो जीरो अगर आपको आना है तो सिर्फ गाने बजाने के लिए नहीं आना है, मच्छी कैसे खेत में उग सकती है, तैर सकती है,
मच्छी सिर्फ उग सकती है जीरो में। आज ये आपको बताना है प्रसन्ना जी। जाना है जरूर, जीरो में देखिए। जैसा कि आज उत्पल जी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में 2-3 चीजों की बात होती है, भूपेन हजारिका हो गए या फिर आपका बिहू का नृत्य हो गया, ब्रह्मपुत्र के कहर के बारे में बात, लेकिन अब वो पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जीरो की म्यूजिक फेस्टिवल की बात होती है, पापोन की बात होती है, एक भूटिया की भी बात होती है जो फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन आप तो तब वॉलीबॉल खेलते थे जब फैशनेबल नहीं था। बिल्कुल मैम, एक्चुअली मैं भी एक कोच का प्रोडक्ट हूँ, मतलब उनके सपने का प्रोडक्ट हूँ प्रोबेबली। एंड वो एक डॉक्टर के बेटे थे, लेकिन उनको आसाम से एक प्लेयर को इंडियन टीम भेजना था, वॉलीबॉल प्लेयर। उससे पहले कभी किसी ने वॉलीबॉल नहीं खेला था नॉर्थ ईस्ट से इंडियन टीम तक। तो वो जा जाके तेजपुर में उनको पोस्टिंग मिला, जा जाके शूज की दुकान में कौन 10 साइज शूज पहनता है पूछता है, क्योंकि वॉलीबॉल के लिए लंबा लड़का चाहिए। और उनको पता लगा कि एक ही बंदा है जो तेजपुर में 10 साइज का शूज पहनता है। तो वो 55 ईयर्स का है। तो मेरे पापा थे जो 6'5" हाइट थे, तो उनसे पता लगा कि एक बेटा है उनका। तो ही कॉट होल्ड ऑफ मी। फिर मेरे को सपना दिखाया कि वॉलीबॉल खेलो, इंडिया खेलने मिलेगा। और काफी सारे लोगों को सपना दिखाया कि सेक्रीफाइस करना है ताकि एक बच्चे को हम लोग इंडियन टीम भेज पाए। और उनका कहना यह है कि देश पहले है, सेक्रीफाइस, सब चीजें हम लोग का जब 10 साल का था उस समय अंदर डाल दिया। तो वॉलीबॉल तब से शुरू किया, उसके बाद जाके खेला और अभी तो काफी पॉपुलर है। उस समय मतलब जो पढ़ाई में नहीं रहता था तो वो स्पोर्ट्स करते थे। लेकिन अभिजीत जी ये कहना पड़ेगा, काबिले तारीफ है, लोग जब राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाते हैं, बहुत कम लोग फिर पलटकर अपने ही लोगों के बीच में जाकर कुछ नया करते हैं। आपने ब्रह्मपुत्र वॉलीबॉल लीग शुरू कर दी। मैं जहाँ से आया हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ कि बच्चे लोग को ना बॉल ही नहीं मिलता है। वो लोग एक एक बॉल के लिए तरस जाते हैं, और जो बॉल 350-400 रुपया होता है। तो हम लोग ने सोचा कि एक छोटा सा मिशन शुरू किया जाए, जो हम लोग बच्चे लोगों को बॉल दे जो खेलना चाहते हैं। तो हम लोग ने मिशन का नाम रखा आसाम वॉलीबॉल मिशन 100। तो 100 बॉल इकट्ठा करना था और इनको देना था। वहाँ से शुरू हुआ मैम। धीरे धीरे हम लोग बॉल इकट्ठा तो हो ही गए, फिर कैसे टीम सपोर्ट कर सकते हैं। 35 टीम था। हम लोग लॉकडाउन के टाइम में बच्चे लोग को, यहाँ मैं दिल्ली रहता था, मेरा जॉब भी है, हम लोग कपड़े के बॉल से उनको ऑनलाइन अंडरहैंड वॉलीबॉल सिखाया, कपड़े के बॉल से, क्योंकि लॉकडाउन बंद है। उसके बाद जब लॉकडाउन ओपन हो गया तो इन बच्चों का क्या करें, सबको खेलने का इंटरेस्ट है, हमारे पास पैसा नहीं है, कोई फंडिंग नहीं था। तो हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि एक गाँव के टीम दूसरे गाँव जाएंगे खेलने के लिए, और वो होम एंड अवे फॉर्मेट में खेलेंगे। जो गेस्ट टीम है उनको होम टीम एक कम्युनिटी मील होगा, लोग कोई दाल, कोई सब्जी, कोई गोभी, कोई अनाज देंगे, कम्युनिटी मील होगा, बच्चे खाना खाएंगे, फिर मैच खेलेंगे। तो नेक्स्ट वीकेंड में मैं आपके गाँव में जाऊँगा। तो उस तरह से ये शुरू हुआ था और काफ़ी सारा एक्सपोजर मिला, बच्चे को 3-3 नया गांव देखने को मिला। पहली बार हम लोग, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक कॉस्ट था, तो मैं अपने ब्रदर इन लॉ सबके साथ डिस्कस कर रहा था, तो बोले टीम अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि स्पॉन्सर नहीं था। तो एक दोस्त मेरे टीम अडॉप्टर बना, 15,000 रुपया कंट्रीब्यूट किया, जिससे हम लोग उनको एक जर्सी पहनाया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कवर किया। हम पहला सीजन में 50 टीम से स्टार्ट किया था, अभी 390 टीम से 10,000 बच्चे खेल रहे हैं इनके अंदर। कोई भी पैसा, यही सबसे बड़ी ताकत है कि खुद अकेले नहीं बढ़ो, दूसरों को संग लेकर चलो। और अभिजीत जी आप उसका सबसे सुनहरा उदाहरण है। मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपके जज्बे को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखती हूँ और आपका वंदन करती हूँ। लेकिन एक उनको भी नमस्कार, जो 10 साइज का जूता कौन पहनता है उसको ढूंढ रहे थे। आप सोचिए चंचल जी कि एक वॉलीबॉल लेजेंड का वर्षों वर्ष पहले बनना इस पे निर्भर करता था कि पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में वो एक बच्चा मिल जाए जिसको सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए पूरे समाज को बलिदान देना पड़े। कितना चुनौती भरा वो समय रहा होगा पूर्वोत्तर के लिए। सही बात, पहले कठिनाइयां थी। इसको देखते हुए ही अब खेल कूद मंत्रालय ने इम्फाल में एक विश्वविद्यालय भी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, और हर राज्य में वहाँ की आवश्यकता को देखते हुए हमसे बात करके वहाँ पर स्टेडियम कहाँ बन सकता है, कहाँ किस खेल में, किस विधा में वहाँ के खिलाड़ियों को हम मदद कर सकते हैं, हम लोग कर रहे हैं। कई परियोजनाएं ली गई हैं जो अलग अलग राज्यों में चल रही हैं। मकसद यही है कि जो इनके सपने हैं हम उनको रूप दे सके, रंग दे सके, और वो अपने जो पोटेंशियल उसको अचीव कर सकें। इस मामले में सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है और पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने काफी काम शुरू किए हैं जो जल्द ही पूरे होंगे। चाहे वो बॉल की उछाल हो, चाहे वो सड़कों का जाल हो, हमारा आज पूर्वोत्तर का क्षेत्र विकास की नई राह पर चल चुका है। लेकिन ये राह वो है जहाँ पर सिर्फ सूरज ही नहीं उगता, राष्ट्र का विकास का सूरज देश की तरफ से उगता है। आज उसी पूर्वोत्तर को हम सबकी ओर से प्रणाम। नमामि ब्रह्मपुत्र। नमामि ब्रह्मपुत्र, नमामि ब्रह्मपुत्र। कभी शांत बहे कभी रुद्र, पल पल एक नया चित्र। और जिंदगी
सृष्टि ब्रह्मा तेरे पिता नामो ब्रह्मपुत्र नमामि ब्रह्मपुत्र। डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट आज इस विषय पर आधारित था नई सोच नई कहानी, जिसे पेश किया महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। सुनते रहे आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।